नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है बिहार से, जहां पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि कोरोना से घबराना है, हम लोग जांच और इलाज के लिए तत्पर। बिहार में कोरोना के लिए कर रहे हैं। बिहार में कोरोना के 3 मरीज सामने आए, यह बात कही तेजस्वी यादव ने। उन्होंने कहा है कि लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है। डिप्टी सीएम बिहार के तेजस्वी यादव, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा हम लोग जांच और इलाज के लिए तत्पर हैं, कोरोना से घबराने की बात उन्होंने कही है। उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार में कोरोना के 3 मरीज सामने आए हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं डिप्टी सीएम बिहार के, लोगों को जागरूक लगातार किया जा रहा है और कोरोना पर बोले हैं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। ये बड़ा बयान तेजस्वी यादव का इंडिया वॉइस पर लगातार आपको दिखा रहे हैं। चल रहा है, इसमें कोविड को लेकर के हम आप लोगों को कहेंगे कि हमारी सरकार की पैनी नजर है, किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो एक्टिव केसेस नंबर है वो लगभग तकरीबन 3 है बिहार में, और डेली इसकी जांच कराई जाती है। आरटीपीसीआर के जरिए इसका जांच हो रहा है और ज्यादा देश भर में हमको लगता है कि सबसे ज्यादा जांच जो है वो बिहार में हो रहा है। और हर एक दिन जो है हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के सोशल मीडिया पेजेस पे, चाहे ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो या अन्य माध्यम है, वहाँ लोगों के बीच पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इसके नंबर्स को भी बताया जाता है, डिस्क्लोज किया जाता है। आप लोग भी अगर कोविड से रिलेटेड जानकारी अगर जानना चाहें कि बिहार में क्या स्थिति है, तो पेज को लाइक कर सकते हैं और वहाँ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सभी व्यूअर्स का, सभी लोगों को धन्यवाद करते हैं। और बात यूपी के मुरादाबाद की होगी, जहां पर सिविल लाइन क्षेत्र में बना जुआरियों का अड्डा। जी हां, इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। रामगंगा नदी के किनारे जुआरियों की महफिल सज रही है। जुआरियों को जुआ खेलते हुए उनका ये वीडियो सोशल मीडिया में सामने आया है। वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। रिपोर्ट दर्ज करके पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि दरअसल जुआरी कौन कौन है, कहां से आते हैं और कितने दिन से सब जुआ खेला जा रहा है। यहाँ पर मुरादाबाद से खबर है, जहां पर सिविल लाइन क्षेत्र जुआरियों का अड्डा बन गया है। यूपी के अमरोहा से खबर, जहां पर बिजली के पोल से फर्नीचर की भरी गाड़ी टकरा गई और टकराने के चलते गाड़ी में भीषण आग लग गई। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। सूचना के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जा रही थी ये कैंटर। अमरोहा नगर कोतवाली के मुचुट्टा चौकी का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर यह हादसा हुआ है। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बिजली के पोल से टकराई फर्नीचर से भरी गाड़ी, क्योंकि गाड़ी में फर्नीचर लोड था, लकड़ी का फर्नीचर, और शॉर्ट सर्किट के चलते ये हादसा हुआ। आग लग गई। तत्काल फायर अमले को सूचना दी गई और दमकल की टीम पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया गया। उधर बिहार के समस्तीपुर में इन दोनों एक बंदर काफी उत्पात मचा हुआ है। ये बंदर इतना शरारती है कि कभी थाने में बैठकर पदाधिकारी की जगह पर कब्जा जमा लेता है। इतना ही नहीं, ये बंदर इतना शरारती भी है कि मोबाइल लेकर इसका तरह पेश आता है मानो वो मोबाइल से बात कर रहा है। आप भी इस बंदर की मस्ती जरा देखिए। बड़े कमाल का बंदर है। मोबाइल लेके कभी छत पे चढ़ जाता है, कभी पदाधिकारी की कुर्सी पर बैठ जाता है। देश की प्रसिद्ध मसालों की कंपनी गोल्डी समूह ने प्रयागराज में भी आज अपने डिपो का शुभारंभ किया है।
प्रयागराज के घूरपुर इलाके में कंपनी के निदेशक सुदीप गोयंका ने दीप प्रज्वलित करके गोल्डी समूह के प्रयागराज डिपो का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने गोल्डी समूह के वितरकों और कर्मचारियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि गोल्डी समूह से जुड़े लोगों की बदौलत ही आज हम देश भर में अपने उत्पादन को फैलाने में कामयाब हो रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि गोल्डी मसाले की क्वालिटी और वाजिब दाम ने बदलते मार्केट को अपनी तरफ आकर्षित किया है, जिसकी बदौलत आज देश के कोने कोने में गोल्डी समूह के प्रोडक्ट की लोग तारीफ कर रहे हैं, उन्हें लोग पसंद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रयागराज से डिपो के शुभारंभ से पूर्वांचल और आसपास के जिलों से लोगों को आसानी से गोल्डी से जुड़े प्रोडक्ट मिल सकेंगे। गोल्डी समूह के द्वारा आज प्रयागराज में एक नया स्टॉक पॉइंट गोल्डी सेल डिपो केसरवानी एसोसिएट्स के सहयोग से चालू किया गया। यह हमारा मकसद और हमारा ऊर्जा थी कि कैसे हम प्रयागराज के दुकानदारों को, वितरकों को, ग्राहकों को अपना गोल्डी का जो माल है, जो 150 प्रोडक्ट 700 पैकिंग में आता है पूरे भारतवर्ष में, कैसे हम और तेज़ी से और कम समय में उपलब्ध करा सकें। इसलिए कंपनी ने आज ये डिसीजन लिया कि प्रयागराज में नया स्टॉक पॉइंट खोला जाए। मुझे पूरा विश्वास है प्रयागराज, जहां पर गोल्डी समूह केसरवानी परिवार के साथ लगभग 38 वर्ष से निरंतर प्रयास कर रहा है, इस नई अहम से हम गोल्डी को नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे और अपने ग्राहकों के विश्वास को वापस से पुनः जागृत करते हुए और अच्छी सेवा के उद्देश्य से हम यहाँ पर ये डिपो को खोलने आए हैं। सेल्स डिपो जो बना हुआ है हमारा गोल्डी का, तो हमारा मुख्य काम होगा सर्विस अच्छी देना, और जो व्यापारियों को कोई माल स्टॉक करने में दिक्कत होती थी या उनको कई बार रेंज नहीं मिल पाती थी या कई बार शॉर्टेज सीज़न में हो जाती थी, तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि सीज़न में माल की शॉर्टेज ना हो, यहाँ भरपूर स्टॉक रहे मेरे पास, और बिल्कुल 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर उनको हम डिलीवरी कर दें। जैसे कानपुर से माल आने में कई बार 4 दिन, 6 दिन या 7 दिन लग जाते थे, क्योंकि ट्रांसपोर्टर कई बार जब गाड़ी पूरी नहीं होती थी नहीं भेजता था। हम प्रयास करेंगे कि छोटी गाड़ियों के माध्यम से उसको समय से प्रयास करके पहुंचाएं। रविवार को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी 1 दिवसीय अमेठी दौरे पर रहेंगी। केंद्रीय मंत्री लखनऊ से बयां रोड रायबरेली होते हुए अमेठी जिले के मुख्यालय गौरीगंज स्थित भाजपा दफ्तर पहुंचेंगी, जहां पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से भेंट करेंगी। इसके साथ ही अपने निर्माणाधीन निज निवास पर पीएम के मन की बात कार्यक्रम को ग्रामीण महिलाओं के साथ सुनेंगी भी। इसके बाद मंडल अध्यक्ष गौरीगंज के अध्यक्ष अजय अग्रवाल के आवास पहुंचेंगी और उनकी मां के निधन पर शोक जताएंगी। झारखंड में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच तकरार लगातार जारी है। कभी नियोजन नीति तो कभी ईडी पर रार हो रही है, और आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। दरअसल मौका था विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन का। रिपोर्ट आप देखिए। झारखंड के युवा सड़कों पर उतर हेमंत की सरकार से रोजगार मांग रहे हैं, मगर सरकार है कि बहाने पर बहाने तलाश रही है। कभी जांच का बहाना, कभी नीति पर बहाना, और बहानों की बयार के बीच केंद्र पर निशाना। अब तो नौबत यहां तक आ गई कि खुद की सरकार पर जब ईडी की जांच की आंच पहुंची तो सदन में खड़े होकर ऐलान और आह्वान कर दिया कि उनकी सरकार भी रेलवे के खिलाफ एसआईटी जांच करवाएगी। जी, ये आरोप है कि रेलवे भी अवैध खनन करा रहा है, और आरोप कोई और नहीं बल्कि सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन लगा रहे हैं। आज इनकी राजनीतिक सिर्फ ईडी, सीबीआई और सरकारी एजेंसियों के दरवाजे पर जाकर टिकी है। ये रोज सुबह शाम इन दरवाजों के सामने जाकर के घुटना टेक के खड़े हो जाते हैं कि ईडी कार्यालय से कोई कागज फेंकेगा तो उनके हाथ में आएगा और मुद्दा लेके राजनीति करेंगे। आज आजकल अखबारों में देख रहे होंगे, सत्ता पक्ष को लेकर कई अखबारें रोज सीरीज चल रहा है
कभी इस अखबार में, कभी उस अखबार में, कभी उस अखबार में, बड़ा सुनियोजित तरीके से वो जांच की कार्रवाई का ये को छापा जा रहा है। राज्य सरकार एक एसआईटी गठित करने जा रही है अध्यक्ष महोदय, कि रेलवे के द्वारा इतने वर्षों में कितने खनिज संपदाओं का आवागमन कराया गया, कितना लीगल हुआ, कितना इलीगल हुआ, और इसके जांच के लिए हमने भारत सरकार से भी आग्रह किया। मैं एसआईटी सरकार गठित करना चाहती है, क्योंकि रेल मंत्रालय भारत सरकार का है, उसमें आप हमें सहयोग करेंगे, ये हमारी आपसे अपेक्षा है। अंतोगत्वा हमने ये फैसला लिया कि अब हम ही लोगों को कुछ कदम उठाना पड़ेगा। बात यहां तक होती तो ठीक था, मगर सियासी शोर में गुम युवाओं के रोजगार के सवाल से घिरी हेमंत की सरकार युवाओं को नौकरी ना देने की विफलता का बहाना तलाश रही है। नियोजन नीति को रद्द किए जाने के लिए बीजेपी और राज्य के बाहरी लोगों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। मात्र 40% जनरल के माध्यम से जो बाहरी लोगों का यहां प्रवेश होना था, ये मुझे रोकना था। मेरी मंशा पर कोई शक नहीं कर सकता अध्यक्ष महोदय। आज अगर आदिवासी का ही सिर्फ मुझे सोच रखना होता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं था, दलितों के बारे में सिर्फ सोच रखनी थी तो कोई दिक्कत नहीं था, पिछड़ों की बात होती तो कोई दिक्कत नहीं था, ओबीसी की बात होती तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन इस राज्य के हर जानमानस की हितों की रक्षा हो, वो हमारा प्रयास था। लेकिन उन्होंने उसको भी विफल कर दिया। जो हम लोगों के नियोजन नीति को इन लोगों ने चुनौती दिया था, उसमें एक भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेता, क्या हाल था, रमेश हाजरा, पूछ लिया जाए इन लोगों से। भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेता और बाकी 20 लोग यूपी बिहार के, और इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है इसी मुद्दे पर कि सत्ता पक्ष ने ही कोर्ट में इसको चैलेंज करके हरवाने का काम किया। इधर नौकरी और नियोजन नीति को लेकर सवालों से घिरी सरकार वैसे ही बीजेपी के निशाने पर है। वहीं रांची पहुंचे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी हेमंत सरकार की नियोजन नीति की नीयत पर सवाल उठा दिया। अब आप देखिए, इस मामले में मैं इस समय बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन कानूनन तरीके से भी सही हो, यहाँ के लोगों को भी संरक्षण मिले और स्थानीय स्तर पर रोजगार की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना हो, इसको ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। और ये ध्यान में रखना चाहिए कि अस्थिरता का माहौल न बने और सबको न्याय मिले। सवाल ये कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से युवाओं को रोजगार मिल जाएगा। सवाल ये भी कि क्या आरोपों के सहारे सियासी तीर चलाने से 5 लाख रोजगार का वादा पूरा हो जाएगा। सवाल ये कि आखिरकार बहाना नहीं, रोजगार कब देगी सरकार, ये बताएं। राकेश कुमार, इंडिया वॉइस, रांची। उत्तराखंड में सरकार की ओर से पहले जनपदों में प्रभारी मंत्रियों को नियुक्ति की गई उनकी, और अब उसके बाद सरकार ने प्रभारी सचिवों की भी नियुक्ति कर दी है। लेकिन सरकार के इस फैसले पर विपक्ष को ऐतराज है। रिपोर्ट आप देखिए। सरकार की तरफ से पहले जनपदों में प्रभारी मंत्रियों को नियुक्त किया गया और अब उसके बाद सरकार ने प्रभारी सचिवों को भी नियुक्त कर दिया है। लेकिन सरकार के इस फैसले पर विपक्ष को ऐतराज है, ऐतराज भी और सवाल भी। कांग्रेस धामी सरकार की मंशा पर सवाल उठा पूछ रही है कि आखिर सरकार को अपने मंत्री और जिला अधिकारियों पर भरोसा क्यों नहीं, और ऐसी क्या मजबूरी कि सचिवों को जिलों की जिम्मेदारी सौंप दी गई। सुशासन है इस राज्य में। आप देखिए, जहां कैबिनेट मंत्री की ना सुनी जा रही हो, जहां जनता की ना सुनी जा रही हो, जहां आईएएस और आईपीएस भ्रष्टाचार में व्यस्त हों और राज्य में कानून व्यवस्था पटरी से उतरी हो, आए दिन हत्या और बलात्कार की घटनाएं आम हैं,
चोरी और डकैती लगातार बढ़ रही है। कैबिनेट मंत्री को जान का खतरा है। ये दूसरे कैबिनेट मंत्री के भाई के घर दिन दहाड़े डकैती पड़ती है। तो कहाँ इस राज्य में सुशासन है? आप देखिए, न मंत्री की सुनी जा रही है, न जनता की सुनी जा रही है, न विधायकों की सुनी जा रही है। तो इस राज्य के अंदर तो भगवान ही मालिक है, शासन नाम की चीज ही नहीं। तो फिर सुशासन का सवाल कहाँ उठता है? वहीं दूसरी तरफ बीजेपी संगठन सरकार के फैसले को राज्य के हित के साथ साथ भविष्य के लिए नजीर बता रही है। बीजेपी इस फैसले को लेकर तर्क देती है कि सरकार जनता की समस्याओं को समाधान करने के लिए बेहतर रास्ते तलाश रही है, जिससे विकास के कार्यों को सही दिशा में ले जाया जा सके और उसकी मॉनिटरिंग भी हो सके। इसीलिए सचिवों की तैनाती का काम किया गया। और अगर विपक्ष को उन फैसलों पर ऐतराज है तो विपक्ष के पास जनहित का कोई मुद्दा नहीं बचा। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था में कई नई बातों की शुरुआत की है और उसमें एक महत्वपूर्ण बात सचिवों को जिलों का प्रभारी बनाना है। अब ये सचिवगण अपने प्रभार के जिलों में जाकर के जनता से भी मुलाकात करेंगे और उसके बारे में जो संबंधित अधिकारी हैं उनको भी निर्देश देंगे। तो इस प्रकार से प्रभारी मंत्री और प्रभारी सचिव, इस प्रकार की जो व्यवस्था की गई है वो अपने आप निश्चित तौर पर जन समस्याओं के निराकरण में बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगी और प्रदेश के विकास को भी एक नई गति प्राप्त होगी। इसी प्रकार से सुशासन दिवस जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन पर भारतीय जनता पार्टी मनाती है, उसमें सभी से कहा गया है कि अधिकारियों से कि वे चौपाल में जाएं और ग्रामीण क्षेत्रों में रह करके वहाँ की समस्याओं को सुनें। तो ये भी एक जनसंपर्क का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। जनसंपर्क के साथ जो फीडबैक मिलता है वो भी प्राप्त होगा और साथ ही जो जन समस्याओं का यथास्थान निराकरण हो सकता है उसे भी किया जाएगा। खैर, फैसला सही है या फिर सियासी, इस पर बहस हो रही है, मगर इतना जरूर है कि प्रयोग अगर काम आया तो फिर भविष्य की राजनीति में सरकार किसी की भी हो, ये प्रयोग आगे भी बरकरार रहेगा, ये तय है। अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून।